नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। सियासत टीवी के खुसूसी प्रोग्राम ब्रेकिंग न्यूज़ में आपका खैर मकदम है। मैं मोहम्मद रियाज अहमद और मेरे साथी नईम वजाहत। गुजरते वक्त को हम सिर्फ पछतावा कर सकते हैं या फिर खुशी का इजहार कर सकते हैं कि हमने वक्त का सही इस्तेमाल किया है। तो बहरहाल जो पुराना साल था यानी 2025 जा चुका है, रुखसत हो चुका है और नया साल हमारे सामने खड़ा है और हम उसमें दाखिल भी हो चुके हैं। तो बहरहाल नाज़रीन आपको बता दूं कि नए साल की जो खबर है हम न्यूयॉर्क से शुरू करते हैं। न्यूयॉर्क से इसलिए शुरू करते हैं कि वहाँ एक 34 साल नौजवान ने एक इनकलाब बर्पा कर दिया है जिसने गुरूर और तकब्बुर का सर ऐसा लगता है कि अपने पैरों तले रोन दिया है और दौलत मंद की जो गुरूर था उसे भी चिकनाचूर कर दिया है। मैं बात कर रहा हूँ ममदानी की, ज़ोहरान ममदानी की, जिन्होंने नए साल के मौके पर अपने ओहदे का हल्फ ले लिया है, यानी न्यूयॉर्क सिटी के मेयर वो ओहदे का हल्फ लिया है और कुरान मजीद पर हाथ रखते हुए उन्होंने हल्फ लिया है। तो बहरहाल आप देखेंगे कि आप इस्लाम को दबाएंगे, दीन को दबाएंगे, मुसलमानों को दबाएंगे और मुसलमानों को बदनाम करने की भी कोशिश करेंगे, लेकिन जो हक होता है और जी दीन की हक़ानियत है वो वाज़ेह होकर रह जाती है, चाहे वो ममदानी की शक्ल में हो या किसी और की शक्ल में। लेकिन एक खबर जो हैदराबाद है, ये खबर पर तो हम बाद में तबसरा करेंगे, लेकिन जो खास खबर आ रही है हैदराबाद से आपको बता दूं कि ड्रंक एंड ड्राइव के खिलाफ जो मुहिम हैदराबाद पुलिस ने शुरू की है वो कामयाबी की तरफ रवां दवा है। और मैं बता दूं कि अब ये कहा जा रहा है कि कसीर तादाद में लोगों को शराब के नशे में धुत होकर गाड़ी चलाते हुए गिरफ्तार कर लिया गया है, उनके खिलाफ मुकदमात दर्ज किए गए हैं, उनके खिलाफ जुर्माने आयद किए गए हैं और यहाँ तक कहा जा रहा है कि उनमें से कई लोगों के लाइसेंस भी मनसूख कर दिए जाएंगे। तो ये खबर हैदराबाद से आ रही है। और आपको ये भी बता दें कि हैदराबाद सनती नुमाइश जिसका सारी दुनिया में चर्चे हुआ करते थे, वैसे भी अब शॉपिंग मॉल्स खोलने के बाद ऐसा लगता है कि नुमाइश की अहमियत कम हो गई है, लेकिन हैदराबाद में नुमाइश की अहमियत कम नहीं हुई है। आज उसका इफ्तिताह अमल में आ रहा है और आपको ये बता दूं कि जो किराया टिकट हो तो आ करता था नुमाइश का 50 रुपये, लास्ट ईयर भी था, आज जी 50 रुपये रखा गया है। तो बहरहाल हम चलते हैं नईम वजाहत की तरफ और पूछते हैं कि हैदराबाद में ड्रंक एंड ड्राइव का जो मुहिम चल रही थी उसका क्या हुआ। नहीं, देखिए रोज़ाना ये पुलिस की जानिब से ड्रंक एंड ड्राइव की मुहिम चलाई जाती है, अक्सर चलाई जाती है, लेकिन गुज़श्ता 8 दिन से चलाई जा रही है। कल ख़ास तौर पर बहुत सुबह सुबह तक चलाई गई क्योंकि नया साल था, लोग जश्न मनाते हैं, ज़्यादा शराब पी के लोगों पे सड़कों पे हंगामे करते हैं। तो मुझे जो इतलात मिली है, शायद ये कभी है कभी कम है, 1200 लोगों के खिलाफ मुकदमे दर्ज करने की इतलात वसूल हुई। मैं समझता हूँ कि सिर्फ हैदराबाद कमिश्नरेट के हदूद की बात कर रहा हूँ। अभी रच्चाकुंडा और साहिबाबाद कमिश्नरेट्स की, पुलिस कमिश्नरेट्स के आदद शुमार हमारे सामने नहीं आए हैं, लेकिन मैं समझता हूँ फिर भी एक रात में 12 घंटे के दौरान अगर इस तरह के वाक़यात पेश आ रहे हैं तो मैं समझता हूँ कि हुकूमत सिर्फ लोगों के सेहत के बारे में भी सोचे, आमदनी के बारे में ना सोचे, लोगों के सेहत के बारे में भी सोचना हुकूमत की ज़िम्मेदारी है। हम देख रहे हैं कि एक तरफ सरकारी दवाखानों को डेवलप किया जा रहा है, बड़े बड़े इमारतें बनाई जा रही हैं, असरी आलात उसमें लगाए जा रहे हैं, लोगों को मुफ्त इलाज करने की बात की जा रही है 10 लाख रुपए तक। दूसरी जानिब लोगों को अगर जिस तरह से शराब पिलाया जाए सिर्फ आमदनी की खातिर, मैं हुकूमत को सालाना 35 से 40 हज़ार करोड़ रुपए की शराब से आमदनी हो रही है। आमदनी की खातिर लोगों की सेहत का ख़राब कर रहे हैं, फिर बाद में उसका मुफ्त में इलाज करा रहे हैं, ये बेहतर चीज़ नहीं है। इस पर गौर करना हुकूमत की जिम्मेदारी है। बहरहाल नाज़रीन आपको बता दूं कि जैसा कि शराब नोशी के बाद अगर कोई गाड़ी चलाता है तो न सिर्फ अपनी ज़िंदगी को ख़तरे में डालता है बल्कि दूसरों की ज़िंदगियों को भी ख़तरे में डालता है। बहरहाल आपको ये बता दें कि हमारे कमिश्नर पुलिस CB सज्जनार ने वाज़े तौर पर यह कहा था कि आप लोग एहतियात बरतें, ख़ास तौर पर नए साल अगर मनाते हैं तो बड़ी ज़िम्मेदारी से मनाएं। तो उन्होंने अब एक ट्वीट किया है, यानी उन्हें एक्स पर एक अपना पोस्ट किया है, एक बयान जिसमें उन्होंने कहा है कि ये हैदराबाद है और हैदराबाद के अवाम ने हमारे दिल जीत लिए हैं, क्योंकि हैदराबादी अवाम ने जिस तरह की एहतियात की बात उनसे कही गई थी उन्होंने एहतियात इख्तियार किया और नए साल का बहुत ही पुरअमन अंदाज में खैर मकदम भी किया है। और आवाम से जो कुछ भी कहा गया था और यहाँ तक कि आवाम ने एक दूसरे को ये बातें पहुँचाई कि आप एहतियात बरतें और ख़ास तौर पर ऐसे चीज़ों में मुलविस ना हो जिससे किसी को नुकसान पहुँचता है। तो बहरहाल आप अंदाज़ा कीजिए कि कमिश्नर पुलिस हैदराबाद ने न सिर्फ आवाम से ये कहा है कि यह हैदराबाद है और हमेशा हैदराबाद मोहब्बत का शहर रहा है, तो मुरवत का शहर है, अमन का शहर रहा है। ऐसे में उन्होंने सारे लोगों को नए साल की मुबारकबाद देने के साथ साथ कहा है कि हम नए साल का पूरे दिल की अताह गहराइयों से खैर मकदम करते हैं। तो बहरहाल कमिश्नर पुलिस का ये कहना है कि हैदराबादियों ने जिम्मेदारी निभाई है, तो इसका क्या मतलब लेंगे आप? देखिए, अगर पुलिस कमिश्नर जो शहर के कोतवाल है
अगर वो ये कह रहे हैं कि हमने आवाम से जो अपीलें की थी जी जी उस पर आवाम ने बेहतर तरीके से अमल किया है, तो मैं समझता हूँ कि अगर कमिश्नर की जानिब से लोगों को सताइश की जाए तो ये अच्छी बात है। क्योंकि जो पुलिस के जो पाबंदियाँ थे, जो न्यू ईयर के पार्टियाँ मुंतजिम करने वाली होटलें थी या कंपनियां थी या फिर कोई इदारे थे, एजेंसियां थे, वो लोग भी पुलिस की जो हिदायत जारी की गई थे उस पर सख्ती से अमल किया है और आवाम ने भी उस पर सख्ती से अमल किया है। अगर पुलिस कमिश्नर ये बात कह रहे हैं तो मैं समझता हूँ कि अच्छी बात है, नई साल की अच्छी शुरुआत भी समझ रहा हूँ। जी जी, ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन नहीं मुझे साहब, आप देखेंगे कि जहाँ तक हैदराबाद फरकंद बुनियाद का सवाल है, हालिया अरसे के दौरान आपने देखा कि 25 या 26 दिन से सर्दी का सिलसिला भी जारी है और ये कहा जा रहा है कि शदीद सर्दी ने शहरियों को अपने लिपेट में ले लिया है। तो क्या आप समझते हैं कि नए साल का जो जश्न था वो सर्दी की वजह से मुतासिर हुआ है? देखिए, मैं समझता हूँ कि तकरीबन रियासत के 25 ऐसे अजला होंगे या 19 से ज़्यादा ऐसे अजला हैं जी जहाँ पर टेम्परेचर 5 और 7 के ऊपर चल रहा है। जी जी, तो पूरी रियासत सर्दी की लपेट में है फिर वक्त। जी जी, मगर नया साल का जश्न है। मैंने देखा है हैदराबाद के अलावा अहम शहरों जैसा वरंगल है, निज़ामाबाद है, करीमनगर है और हेडक्वार्टर्स है दूसरे, वहाँ पर बड़े पैमाने पर मनाया गया। लोग सर्दी की परवाह किए बगैर जश्न मनाए। लेकिन और एक बात यह है कि जश्न के दौरान कोई भी पुरतशद्दुद वाक़यात पेश नहीं आए और ना ही कोई लड़ाई झगड़े के वाक़यात सामने आए हैं और ना ही किसी का कत्ल हुआ है और ना ही कोई मर्डर वगैरह हुआ है। जी जी, ये अच्छी बात है। लोग सर्दी के मौसम के बावजूद भी अपने अंदाज में जिस तरह से नया साल मनाना था मना चुके हैं। जी, ये बहुत बड़ी बात है। बहरहाल नाज़रीन, आपको बता दूं कि जहाँ तक हैदराबाद फरकंद बुनियाद का सवाल है, जश्न साल नौ ज़बरदस्त तरीके से मनाया गया है। लेकिन कमिश्नर पुलिस ने पहले ही हिदायत जारी कर दी थी कि 1 बजे तक अपने जो भी सरगर्मियाँ हैं वो ख़त्म कर दी जाए, क्योंकि उसके बाद हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो बहरहाल आपने देखा कि किस तरह जो ब्रिजेस थे, ओवर ब्रिजेस, उनको बंद कर दिया गया था और कोई बड़ा नागहानी वाक़यात भी पेश नहीं आए और कुछ बदतमीज़ी के जो तूफ़ान बदतमीज़ी बर्पा कर दी जाती थी उस तरह के वाक़यात भी पेश नहीं आए। तो इसके लिए पुलिस भी यानी जिम्मेदारी का पुलिस ने भी किरदार अदा किया है। लेकिन नाज़रीन, आपको बता दूं कि इंटरनेशनल लेवल की बात तो हमने आपको पहले बताई है, लेकिन कौमी सतह पर अगर चलते हैं तो आजकल RSS सरबराह मोहन भागवत के बयानात एक हलचल मचाए हुए हैं। कभी वो DNA की बात करते हैं, यानी तमाम हिंदुस्तानियों को हिंदू कहते हैं, तो कभी वो हिंदुत्व की बात करते हुए ये कहते हैं कि हिंदू राष्ट्र हिंदुस्तान बन गया है। इसी तरह कभी ये कहते हैं कि हिंदुओं में इत्तेहाद की ज़रूरत है। तो मैं समझता हूँ कि एक मखसूस मज़हब के लिए इस तरह की बातें करना मौजूदा हिंदुस्तान में, जो कि एक सेक्युलर हिंदुस्तान है, जमहूरी हिंदुस्तान है, उसमें इस तरह की बातें करना अच्छा नहीं देता, ज़ेब नहीं देता। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि आखिर वो किस हैसियत से इस तरह की बातें कर रहे हैं? क्या वो हुकूमत का हिस्सा है? ये अगर नहीं है तो फिर उन्हें एक हक़ नहीं पहुँचता कि हुकूमत को पॉलिसियाँ समझाए, लोगों को मशवरा दें, बल्कि पहले खुद समझ जाए। ये अहमियत रखता है। सब मैं समझता हूँ कोई भी तंजीमें, इदारे, जी जी, कमेटियाँ वगैरह जो होती हैं उसको रजिस्टर्ड कराना पड़ता है। जी हाँ जी। क्या RSS रजिस्टर्ड है? बिल्कुल नहीं है, रजिस्ट्रेशन RSS का नहीं हुआ है और खुद को RSS सकाफती तंजीम कहती है अपने आप को। तो उसका भी बिल्कुल तंजीम का भी रजिस्ट्रेशन बिल्कुल बिल्कुल नहीं हुआ है, कुछ नहीं हुआ। जी जी। तो फिर ऐसी जो तंजीम है जिसका कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है, जो हथियार चलाने की तरबियत दे रही है, इसके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं की जाती, बताइए आप। जी जी, ये बात भी अच्छा सवाल आपका है और मैं समझता हूँ ये सवाल आप ही नहीं बल्कि सारा हिंदुस्तान भी पूछ रहा है। और आज़ादी के बाद से ही ये सवाल किया जा रहा है कि RSS को हथियार चलाने की क्यों इजाज़त, तरबियत देने की इजाज़त क्यों है? क्या दूसरे नहीं चला सकते? अब आपकी देखिए कि पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया अच्छी तंजीम थी, ऑर्गेनाइजेशन, वो सियासी तौर पर मुकाबला करना चाहती थी, उस पर इल्ज़ामात आयद किए गए और कहा गया है कि ये लोगों को हथियार चलाना सिखा रही है। अगर RSS हथियार चलाना सिखाती है तो वो माफ़, अगर पॉपुलर फ्रंट हथियार चलाना सिखाती है तो आप वो जुर्म है, वो गुनाह है, इस तरह की बातें करते हैं। ये ऐसे ही हुआ जैसे कोई रेप करता है तो जो रेप करने वाला उसके हामी जो होते हैं उसे चमत्कार कहते हैं और जो मुखालिफिन कहते हैं वो रेप है। तो बहरहाल ये जो लोग हैं ये बलात्कार को चमत्कार कहने वाले लोग हैं। ये देखिए, मैं समझता हूँ कि जैसे पॉपुलर फ्रंट का आपने नाम, जी हाँ जी हाँ, ऐसी कई तंजीमें हैं, पाबंदी आयद करिए साहब, जो ऐसी कई तंजीमें हैं जो फलाह बहबूद की बड़े पैमाने पर काम कर रहे हैं। जी जी, जब भी सैलाब आता है या फिर फसादात पेश आते हैं या फिर कोई ट्रेन एक्सीडेंट होता है या कुछ ऐसे हादसात जब बम ब्लास्ट होते हैं, तो ऐसे कई तंजीमें, मुस्लिम तंजीमें हैं जो लोगों की बिला मज़हब व मिल्लत मदद करते हैं। जी हाँ, हमने देखा है कई। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन हर एक को आप जिस पर आपको लग रहा है कि इसको ये आगे बढ़ जाएगा, तो आपकी एक बात आम है, ये अगर कुत्ते को मारना हो जी तो जी, उसको पागल खड़ा दिया जाता है। जी हाँ जी हाँ, 1 से 4 मरतबा पागल है, पागल है, पागल है, पागल है। उसको मारने के बाद कोई फिर आवाज़ नहीं उठाता कि क्यों मारा गया है, ये कहा जाता है कि पागल है। अब देखिए कि हमारे पास भी गोदी मीडिया है,
जी, जी। अब ये माहौल पैदा कर दिया जाता है कि ये दहशतगर्द तंजीम है, तंजीम है, तंजीम है, तंजीम है, तंजीम है। लोग यही समझते हैं कि अरे शायद होगी, हुकूमत ने जो भी फैसला लिया है वो सही लिया होगा। और जो मुखालिफत पहले ही क्या करते थे लोग, आज मुखालिफत करने भी डर रहे हैं, क्योंकि उन पर इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि आप दहशतगर्दी की तायद कर रहे हैं। जी जी बिल्कुल। तो इस तरह की मैं समझता हूँ कि आरएसएस के खिलाफ कभी किसी ने कोई शिकायत नहीं की। हमने देखा है कि आरएसएस के अगर आप गांधी जी, हमारे जो गांधी जी थे, गांधी जी का कत्ल करने वालों का ताल्लुक आरएसएस से। बिल्कुल, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया है, हम हमारे नहीं है, ये हमारा कारकुन पहले हुआ करता था अब नहीं है। अजीब गरीब बात है। वही आप देख लीजिए, अगर कोई पंजाब में कोई मुसलमान पकड़ा जाता है तो हैदराबाद से मुसलमानों को गिरफ्तार किया जाता है। ये कहा जाता है कि उससे उसके ताल्लुकात थे। फिर जब ये कर दिया सकता है तो फिर वो उसको क्यों, हम पहले थे हमारा अब नहीं है क्यों बोलते हैं फिर आप? जी हाँ बिल्कुल। ये तो लोग इसकी माने बेशर्मी की हद हो गई है। गांधी जी के कत्ल पर अफसोस करने के बजाय चंद फिरका ऐसा पैदा हो गया है, उसकी सताइश कर रहा है। अरे आप अंदाजा कीजिए कि नाथुराम गोडसे जो हिंदुस्तान का पहला दहशतगर्द था, उसकी मंदिरें बनाई जा रही है, उसकी पूजा की जा रही है। अरे वो दहशतगर्द है, और उस दहशतगर्द पर मैं समझता हूँ कि उस पर लानत बनाना मत की जानी चाहिए कि गांधी जी को जिस वक्त उन्होंने उनके सीने में गोलियां उतारी थी तो गांधी जी के ज़बान पर जो लफ्ज़ था वो था हाय राम। तो आप अंदाजा कीजिए कि ये तो गांधी जी थे। लेकिन अगर आज के हुक्मरानों को देखेंगे, आज के सियासतदानों को, पॉलिटिशियंस को देखेंगे, आज के कम्युनल फोर्सेस को देखेंगे तो उनकी ज़बान पर तो राम होता है, लेकिन बगल में वो फिरका परस्ती की छुरियां लेकर फिरते हैं और हिंदुस्तान को तबाही और बर्बादी की तरफ ले जाते हैं। तो बहरहाल नईम वज़ीर साहब, आप देखेंगे कि मोहन भागवत ऐसे बातें करते हैं जैसे वो हुकूमत का हिस्सा हो, हालांकि हुकूमत से उनका कोई ताल्लुक नहीं है। फिर भी अगर वो इस तरह की बातें करते तो इसका मतलब ये है कि आरएसएस जो है बीजेपी की जो सरपरस्त तंजीम है। जी, आप कैसा बोल रहे हैं कि हुकूमत का हिस्सा नहीं है बोल के? बिल्कुल नहीं रहना चाहिए। अज़रुए कानून, अज़रुए दस्तूर उन्हें नहीं रहना चाहिए। ये बीजेपी अलग है, आरएसएस अलग है। देखिए एक वजीर आजम को जो हलफ लेता है या चीफ मिनिस्टर या मिनिस्टर, वो ये हलफ लेता है कि मैं जात पात फिरके का से जानिबदारी नहीं बरतूंगा, मजहब से सबसे बरातर होकर काम करूंगा। हम देख रहे हैं हमारे मोदी मजहबी प्रोग्रामों में शिरकत कर रहे हैं, राम मंदिर का बुनियादों में शामिल हो रहे हैं, और जब हिंदू तकरीब आ रही है कोई तो बढ़ चढ़ के उसमें हिस्सा ले रहे हैं। जबकि एक मुल्क के हुक्मरान को, जमहूरी मुल्क है, दस्तूरी मुल्क है, इसकी इजाज़त नहीं है, लेकिन की जा रही है। आप क्यों समझ रहे हैं कि आप देखिए मुल्क में जितने भी गवर्नर्स है या चीफ मिनिस्टर्स है उनका आरएसएस से ताल्लुक है और वो लोग फख्र करते हैं उस पर। देखिए आरएसएस से ताल्लुक है, लेकिन आरएसएस सरबराह तो अब हुकूमत में शामिल नहीं है ना, लेकिन वो जो चाहते हैं हुकूमत वो करती है। जी जी, ये भी है। तो बहरहाल नाज़रीन, आपको बता दूं कि आरएसएस का जो किरदार है, आरएसएस को हुकूमत से बिल्कुल अलग कर देना चाहिए। और ऐसा लग रहा है कि आरएसएस ही हुकूमत चला रही है और आरएसएस के खुफिया एजेंडे पर अमल किया जा रहा है। ये मैं नहीं कर रहा हूँ, बल्कि राहुल गांधी ने यह बात कही है और कहा है कि नरेंद्र मोदी हुकूमत आरएसएस के खुफिया एजेंडे पर अमल कर रहे हैं। आरएसएस का कोई खुफिया एजेंडा भी नहीं रहा। आरएसएस यही चाहती है कि हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्र में तब्दील किया जाए, लेकिन उसकी बदकिस्मती है, उसकी बदबख्ती ये है कि बाबा कौम महात्मा गांधी का कातिल भी उसी के से ताल्लुक रखता था। और आप देखेंगे कि ये कौम परस्ती का दम भरने वाले आरएसएस पर के आरएसएस के हेडक्वार्टर यानी नागपुर में आपने देखा कि जो कौमी परचम है वो तकरीबन 52 से लेकर 55 साल तक लहराने से गुरेज किया गया। और यहाँ तक कि आप देखेंगे कि आरएसएस ने दस्तूर को मानने से भी इनकार कर दिया था और वो चाहती थी कि मनुस्मृति को हिंदुस्तान का दस्तूर बनाया जाए। लेकिन अफसोस की बात यह है कि आप देखेंगे कि जिस अंदाज में किस पर अमलावरी हो रही, किसी पर अमलावरी नहीं, दस्तूर पे अमलावरी हो रही, दस्तूर पर अमलावरी जाहिरी तौर पर तो हो रही है जी, लेकिन मुझे तो कहीं नजर नहीं आता दस्तूर की जो नहीं वजह सब। देखिए दस्तूर जहाँ तक धज्जियां तो उड़ाई जा रही है, पामाल तो किया जा रहा है, लेकिन दस्तूर को खत्म करने की हिम्मत आरएसएस कर सकती है ना, आरएसएस का बाप कर सकता है और ना बीजेपी कर सकती है। जी जी, जिस अंदाज से बात कर रहे हैं, चैलेंज कर रहे हैं, जी नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, बिल्कुल नहीं कर सकते। हैदराबाद के एक रुकने पार्लियामेंट है, जी जी, उन्होंने चैलेंज किया था कि आप कश्मीर का जी जी वो क्या है खुसूसी मौकूफ 370 आर्टिकल 370 जो है हाँ हटा दिया गया। जी जी, इसके बाद और भी दूसरे नहीं वो करते हैं, चैलेंज तो हो जाता है, हम चैलेंज करते तो नहीं होता है, हमें अंदाजा है। तो बहरहाल जी जी, बहरहाल नाज़रीन आपको बता दें कि हम आरएसएस की बात कर रहे थे और आपको बता दें कि जो तंजीम अपने आप को सकाफती तंजीम कहती है, जैसा कि नईम आज़ाद ने कहा कि उसका रजिस्ट्रेशन तक नहीं है, तो फिर हुकूमत क्या कर रही है? अगर कोई एक गरीब एक ऑर्गेनाइजेशन चलाता है, उसका रजिस्ट्रेशन नहीं है तो जमीना खींचने की कोशिश की जा रही है, लेकिन उसको जमीना बांटी जा रही है, ओहदे बांटे जा रहे हैं, चीफ मिनिस्टर दिए जा रहे हैं, गवर्नर दिए जा रहे हैं, प्रोफेसर दिए जा रहे हैं और चांसलर्स दिए जा रहे हैं, और साथ ही साथ जो निसाब तैयार करने वाला इदारा है जी एनसीईआरटी, उसमें उसके लोगों को भर दिया गया है।
आप बोल रहे हैं उसका कोई असर और रसूख नहीं है। देखिए असर और रसूख नहीं होना चाहिए, मैंने कहा है। और मैं समझता हूं कि जानबूझकर वो मुदाखलत की जा रही है। और जैसा कि मैं समझता हूं कि अगर एक ऑर्गेनाइजेशन जो हिंदुस्तान के दस्तूर को नहीं मानती, हिंदुस्तान के परचम को नहीं मानती, और शर्म की बात यह है, आप देखेंगे नईम वजह साहब, लोगों ने इस पर गौर नहीं किया है। जब आरएसएस के 100 साल मुकम्मिल हुए हैं तो आपने देखा, यानी दिसंबर में जो 100 साल मुकम्मिल हुए थे आरएसएस के, आपने देखा कि उस वक्त हुकूमत ने एक सिक्का जारी किया, यादगार सिक्का जारी किया, और जिसमें जो कौमी परचम होना चाहिए था, कौमी परचम नहीं था। जबकि आरएसएस ने जो परचम का मुतालिबा किया था, वो परचम उस सिक्के में शामिल किया गया। क्या कांग्रेस क्या अंधी बहरी और गुंगी हो गई थी? क्या अपोजिशन जमातें अंधे बहरे और गुंगे हो गए थे? आपकी बात वाजिबी है। जी, मैं भी इस पे डिबेट करना, बात करना चाहता था। जी जी। लेकिन आप ये बताइए, क्या कांग्रेस पार्लियामेंट में कोई भी कानून बनने के लिए रोक सकती है हुकूमत को? जबकि कांग्रेस के 99 अरकान पार्लियामेंट, जी जी 100, जी 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 100 असेंबली, जी जी। जबकि दूसरी जो भी जमातें हैं उसमें और इंडिया इत्तेहाद में और एनडीए में सिर्फ 40-50 नशिस्तों की कमी है जी। लेकिन जब भी कोई मुतनाज़ा बिल पेश होता है, तमाम जमातों की जानिब से हंगामा किया जाता है, पार्लियामेंट को स्टॉल किया जाता है, चलने नहीं दिया जाता, पोडियम के स्पीकर के पोडियम के करीब पहुंच के अरकान एहतजाज करते हैं, बावजूद इसके हर बिल मंजूर हो रहा है। जी, तो जी। फिर आप कैसे कह सकते हैं कि दस्तूर में तरमीम नहीं कर सकते। आप देखिए इंटरनेशनल जो लाजिमात होते हैं या जिम्मेदारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होते हैं, उसमें आप कुछ नहीं कर सकते। लाख ये कत्ल गारतगिरी करें, लाख मॉब लिंचिंग करें, लाख आप देखेंगे कि मजहबी बुनियाद पर लोगों से इम्तियाजी सलूक रवा रखें, लेकिन दस्तूर में ये तब्दीली नहीं कर सकते। आलमी सतह पर ये तनहा हो जाते हैं और हालत ख़राब हो जाती है। आपने ईरान का हाल देखा है, क्या है ईरान का जो तुमन जो है, वहाँ की जो करेंसी है, उसका क्या हाल हो गया है। $1 वहाँ के कई लाख रुपए। वहाँ के लोगों में शोर देखा हूँ मैं। जी जी। हिंदुस्तान में दिन ब दिन करेंसी की कदर घट रही है, लेकिन हमारे लोग कभी सड़कों पे नहीं आए। अहम मसाइल थे, कभी सड़कों पे नहीं आएंगे। अफीम खाए हुए हैं, उसके बाद आएंगे जब वो नशे से बाहर आएंगे। जी जी, मजहबी अफीम खाए हुए हैं। तो बहरहाल नाज़रीन, आपको बता दूं कि अमित शाह वज़ीर दाखिला है, और अमित शाह और बीजेपी बार बार ये कहती हैं कि दरअंदाजी में इजाफा हो गया है। और तो अब सवाल ये पैदा होता है, क्या मरकज़ में ममता बनर्जी की हुकूमत है या फिर राहुल गांधी के ज़ेर क़यादत कांग्रेस की हुकूमत है जो इस तरह के ये बात कर रहे हैं? यकीन मानिए आप, 11 बरस से किसकी हुकूमत है? 11 बरस से वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की हुकूमत है, बीजेपी की हुकूमत है, और अमित शाह वज़ीर दाखिला की ऐसी बड़ी हैसियत से बड़ी बड़ी बातें करते हैं। अच्छा साहब, अब थोड़ा मैं आपको रुकूंगा। जी जी। मुझे एक बीजेपी के एक लीडर का अभी भी थोड़ी देर पहले कुछ बयान देखा था मैं, जी जी, वो टीवी पे या फिर सोशल मीडिया पे जी जी, वो ये कह रहा है कि बंगाल की जो कलकत्ता की टीम है T20, जी जी, वो कलकत्ता नाइट राइडर्स, कलकत्ता नाइट राइडर्स, जी जी, उसमें एक बांग्लादेशी को बिठा लिया गया है, उसको निकालो, इस तरह की बात की जा रही है। जी जी। मैं वो दीवाने बीजेपी कायदीन को जी, ये बताना चाहता हूँ, हमारे मुल्क के वजीर आजम नरेंद्र मोदी जी जी ने एक बांग्लादेश के एक साबिक वजीर आजम को हिंदुस्तान में पनाह दी है। जी हाँ। क्या आप कभी हिम्मत कर सकते हैं कि उसको निकालो? नहीं कर सकते। वहाँ पर आप देखेंगे कि जो पॉइंट है वो गीला हो जाता है, इस वजह से नहीं कर सकते वहाँ पर। अब कितनी सोचने की बात है, कलकत्ता की टीम में अगर कोई बांग्लादेशी प्लेयर खेल रहा है तो उसको निकालो की बात की जा रही है, लेकिन हमारे वजीर आजम, हमारी हिंदुस्तान की हुकूमत ने जिसको साबिक वज़ीर आज़म है हसीना वाजिद जी, उनको यहाँ पर पनाह दी हुई है, जबकि वहाँ की हुकूमत इस पर नाराज है। जी हाँ, बांग्लादेश की हुकूमत इस पर नाराज है और हवाले करने का बार बार मुतालबा कर रही है। और भी उसको कभी आपने ये नहीं कहा कि कैसा रख सकते हैं उसको निकालो, बल्कि कभी कोई बीजेपी का कायद या RSS का कायद या कोई और बजरंग दल, किसी ने ये बात नहीं की। बजरंग दल में देख रहा हूँ वहाँ पर बांग्लादेश में 2 या 3 माइनॉरिटीज़ का कत्ल कर दिया गया है, गलत है वो। उसके बावजूद उत्तर प्रदेश में हम देख रहे हैं कि बजरंग दल लोगों में हथियार तकसीम कर रही है कि अगर आपकी फैमिली पे अगर कोई ऐसा वाक़या पेश आता है तो उनको कत्ल कर दो, लेकिन आप बांग्लादेश के प्राइम मिनिस्टर को पनाह दी, उस पर कोई एतराज़ नहीं कर रहा है। तो बहरहाल हमारे आपने जो बात कही है हम उस पर भी बात करेंगे। नाज़रीन, आपको बता दूं कि जहाँ तक इंडियन प्रीमियर लीग का सवाल है तो आपको बता दूं कि जो बैरूनी खिलाड़ी होते हैं सिवाय पाकिस्तान के तमाम खिलाड़ियों को यहाँ पर ऑप्शन जो हुआ है उसमें बोली जो लगाई गई है उसमें मुंतखब किया जाता है। अगर पहले एडिशन में थे पाकिस्तान, जी जी हाँ, पहले एडिशन में थे, अब्दुल रज़ाक वगैरह बहुत है, लेकिन उसके बाद जिस तरह के हालात पैदा हुए, दहशतगर्दी का इर्तिकाब किया गया, उसके बाद हुकूमत ने ये कहा और हुकूमत की इस मौक़िफ़ की हम तायद करते हैं। बिल्कुल होना चाहिए। अगर आप दहशतगर्दी और अमन की बातचीत करेंगे तो ये तो बहुत बड़ी बात है। दो बातें एक टेबल पे नहीं हो सकती
ये बहुत बुरी बात है। और वैसे भी देखिए बांग्लादेश और हिंदुस्तान के ताल्लुकात हैं, तहजीब और सकाफ़त, आप अगर बंगाली तहजीब देखेंगे मगरबी बंगाल की और बांग्लादेश की, तो ज़बान और बयान, उनका रहन सहन, चाल चलन, पूरा उसी तरह की रिवायात वगैरह, रसूमात वगैरह सेम रहते हैं। जी जी, बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए अब आप हमारे कुछ ऐसे बॉर्डर्स है जिसके जो ममालिक है उनसे थोड़ा बहुत मिलना रहता है कहीं भी कहीं। जी हाँ, जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। जैसा नेपाल के अब उत्तर प्रदेश के जो बॉर्डर है वो नेपाल उत्तर प्रदेश का बॉर्डर मिलता है, और वहाँ पर आप देखेंगे कि लोग जाकर पेट्रोल की खरीदारी करते हैं। सब मैं ये बताना चाह रहा हूँ, नेपाल हमारा अच्छा पड़ोसी मुल्क जी जी, हमें उसकी कदर करनी चाहिए, एहतराम करना चाहिए। वहाँ के लोगों को, यहाँ पर आके वो लोग काम कर रहे हैं वहाँ नेपाल के लोग। अब हम देख रहे हैं कि हैदराबाद में एक नेपाली गैंग है जो घरों पे सरखे कर रही है, लोगों का मर्डर कर रही है, लेकिन इसके लिए हम सारे नेपालियों को तो बुरा नहीं कहेंगे। नहीं कहेंगे, बिल्कुल। आप एक अच्छे इंसान है तो नहीं कहेंगे, अगर आप इंसानी है, दरिंदे हैं तो कहेंगे। तो आप बता रहा हूँ, अगर कोई एक ऐसा वाकया पेश आता है तो कुछ उसको बोले, हम जिस तरह नेपाल के पूरे लोग खराब है बोल के हम नहीं बोल सकते, नहीं बोल सकते। जिस तरह बंगाल के, बांग्लादेश के और पाकिस्तान के तमाम लोग खराब है नहीं बोल सकते। हाँ, ये जरूर है, मुट्ठी भर अनासुर है जी जो दोनों ममालिक के दरमियान अमन की फिजा को खराब कर रहे हैं। तो बहरहाल नईम साहब, हम बात कर रहे थे, अमित शाह की बात कर रहे थे, वज़ीर दाखिला हैं और बड़े बांगे दहल अंदाज में वो बिहार में जाते हैं, यहाँ तक कि आप देखेंगे कि मगरबी बंगाल में जाते हैं, दरअंदाजी की बात करते हैं। और वज़ीर आज़म को भी मैं समझता हूँ कुछ सुझा ही नहीं देता कि वो भी दरअंदाजी की बात करते हैं। हालांकि बेचारों को ये सोचना चाहिए कि अगर दरअंदाजी हो रही है तो हुकूमत किसकी है, ये सोच लेना चाहिए। तो इसका मतलब ये है कि वो जिम्मेदार हैं दरअंदाजी के लिए, वो जिम्मेदार हैं वो मुल्क में तबाही व बर्बादी मची है। तो ऐसे में ममता बनर्जी ने बहुत अच्छी बात कही है, अमित शाह को कहा कि आपको कुछ नहीं करना चाहिए, आपको अखलाकी तौर पर ये जिम्मेदारी कबूल करते हुए इस्तीफा दे देना चाहिए, आप उसके काबिल नहीं है। इस तरह की बात ममता बनर्जी ने कही है। और ममता बनर्जी की बात मैं समझता हूँ कि वज़ीर आज़म का भी उस पर यानी इतलाक़ होता है, अप्लाई होती है वो बात कि वज़ीर आज़म भी जिस अंदाज में कार्रवाई करते हैं, जो बैरूनी यानी हमारी खारजा पॉलिसी है वो बिल्कुल तौर पर नाकाम रही है। और आप देखेंगे कि कल का जो वाक़या हुआ, बांग्लादेश की जो साबिक़ वज़ीर आज़म खालिदा ज़िया का जो इंतकाल हुआ, उनकी तजहीज़ व तकफीन हुई, नमाज जनाजा हुई, उसमें हिंदुस्तान की तरफ से हमारे मरकज़ी वज़ीर ख़ारजा जो हैं जयशंकर वो गए थे। और उसके बाद आप देखेंगे कि वहाँ से पाकिस्तान से अय्याज़ जो हैं वो वहाँ से आते, स्पीकर कौमी असम्बली। और आप ये कहा जा रहा है कि BBC आप देखेंगे या किसी और इंटरनेशनल न्यूज़ एजेंसी का आप मुतालिया करेंगे तो पता चलेगा कि खुद हमारे जो वज़ीर ख़ारजा है वो पाकिस्तानी कौमी असम्बली के स्पीकर की तरफ जाते हैं, उनसे हाथ मिलाते हैं, यानी मुसाफिया करते हैं। लेकिन क्रिकेट में आप देखेंगे कि मुसाफिया नहीं हो रहा है। हालिया अरसे के दौरान न सिर्फ T20 वर्ल्ड कप बल्कि आप देखेंगे कि अंडर 19 T20 वर्ल्ड कप में भी इसी तरह का मुजाहरा किया गया। यहाँ तक कि ख़वातीन के जो T20 वर्ल्ड कप खेला गया उसमें भी हिंदुस्तानी खिलाड़ियों ने पाकिस्तानी खिलाड़ियों से मुसाफिया नहीं किया। तो फिर यहाँ क्यों किया जा रहा है? नहीं, ये देखिए, मैं यही कहना चाहता हूँ कि स्पोर्ट्स में पॉलिटिक्स नहीं होनी। जी हाँ, लेकिन हम ये भी कबूल कर लेते हैं कि पाकिस्तान की जिस तरह से हिंदुस्तान में दरअंदाजी रही है उस पर ये भी कबूल है। लेकिन जब हम हमारे खिलाड़ियों को रोक रहे हैं तो हमारे मरकज़ी वज़ीर की क्या ज़रूरत थी कि वो पाकिस्तान के स्पीकर से हाथ मिलाएं। लेकिन मुझे ये भी मालूम पड़ा है कि हमारे वज़ीर आज़म ने अपना एक ताज़ाती बयान जयशंकर के ज़रिए तारिक रहमान को भेजा है। जी जी जी। तो बहरहाल नाज़रीन, आपको बता दूं कि तारिक रहमान जो शेख खालिदा ज़िया के जो है बेटे हैं, उन्होंने अपना पर्चे नामज़दगी भी दाखिल कर दिया। और उसके बाद आपको ये भी बताना ज़रूरी है कि ये भी कहा जा रहा है कि वहाँ उनकी हुकूमत बन सकती है, क्योंकि जमात इस्लामी भी उनकी भरपूर तायद कर रही है। जबकि हसीना वाजिद तो हिंदुस्तान में है और ऐसा लग रहा है कि उन्हें वहाँ पर जो सज़ाए मौत सुनाई गई है उसके बाद उनका सियासी जो मौक़िफ़ है या पोजीशन है बहुत ही कमज़ोर हो चुका है। और मैं समझता हूँ उनकी जमात को पर पाबंदी आयद की गई है कि इजाज़त नहीं दी जाएगी, ये कहा जा रहा है। और हुकूमत ने बाज़ाब्ता नहीं कहा है, लेकिन हुकूमत के एक वज़ीर ने कहा है ये बात। जी जी जी। जिस तरह यहाँ के थोड़े मरकज़ी वज़ीर बड़बड़ करते हैं जी हाँ जी हाँ जी, वो उसी तरह की बड़बड़ की। और तकरीबन बिहार आपको ये वहाँ के जो नौजवान स्टूडेंट्स हैं ना, जी हाँ जी, उन्होंने नज़रअंदाज नहीं कर सकते। जी हाँ, बिल्कुल नहीं कर सकते। उन्होंने जो बगावत हुई है, जी हाँ जी, जो तहरीक चली है वो स्टूडेंट्स की वजह से चली है, बहुत ही खतरनाक अंदाज में चली है वो तहरीक। सुना ये जा रहा है कि वहाँ के स्टूडेंट्स भी इस मरतबा मुकाबला करने की तैयारी। हाँ बिल्कुल, उन्होंने अपनी पार्टी बना ली है और वो भी मुकाबला कर रहे हैं। अब देखना ये है कि स्टूडेंट्स की ताकत को किस तरह तोड़ा जाता है। वैसे भी आप देखेंगे नाजरीन, जहाँ तक इंटरनेशनल मेरे को जो आपने बताया था कि मुसाफिर की, जी हाँ, नेशनल मीडिया को चाहिए इसके ऊपर डिबेट करें। जी हाँ बिल्कुल, नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे, क्योंकि जब खिलाड़ियों को इजाज़त नहीं है, जबकि खिलाड़ियों का कोई क्या बोलते हैं मजहब या फिर
पॉलिटिक्स से कोई ताल्लुक नहीं होता। जी जी वो जब नहीं कर सकते, उन्हीं पर जब दबाव डाला जा रहा है कि अब मत करो, फिर हमारे मरकज़ी वज़ीर कैसे कर सकते हैं? इस पर डिबेट होनी चाहिए। क्या हमारे हिंदुस्तानी प्लेयर गलत थे या फिर हमारे मरकज़ी वज़ीर गलत हैं? इस पर बात होनी चाहिए। और मोदी हुकूमत गलत है, ये इस पर बात होनी चाहिए। बिल्कुल हो जाती है। जब डिबेट करते हैं वो लोग, खाली डिबेट तो इस पे ही नहीं होती ना, मुख्तलिफ उस पे होती है, लेकिन हमारे जो लोग डिबेट करने वाले वन साइड डिबेट करने वाले। जी हाँ, बिल्कुल आपने सही कहा। मेरे नाज़रीन, मैं बात कर रहा था अमित शाह की। अमित शाह से मुतालबा किया जा रहा है कि वो अखलाकी तौर पर अपनी जिम्मेदारियों से सबकदोश हो जाएँ, यानी इस्तीफ़ा दे दें। वो नाअहल हैं, वो मुल्क की सरहदों की हिफाजत में नाकाम रहे हैं, यहाँ तक कि दरअंदाजी की बार बार बात करते हैं। तो क्या वज़ीर दिफा जो हैं, क्या वो इस सिलसिले में बयान नहीं दे सकते? अमित शाह तो बयान नहीं देते, बल्कि बार बार इल्ज़ामात आयद करते हैं। वज़ीर आज़म भी जाते हैं, यही इल्ज़ामात आयद करते हैं कि दरअंदाजी हो रही है। आपको ये गारंटी से कहता हूँ कि अगर वज़ीर आज़म तिरुमला तिरुपति देवस्थानम में भी आ जाए और वहाँ अपोजिशन की अगर हुकूमत होती है आंध्र प्रदेश में, तो वो कहते कि तिरुपति में भी वो हो रही है, दरअंदाजी हो रही है। तो ये सिर्फ सियासी गिमिक्स है, सियासी चालें हैं, सियासी मक्कारियाँ हैं, जिस पर नज़र रखना बहुत ज़रूरी है। लेकिन अमित शाह की जब हम बात करते हैं तो लॉ एंड ऑर्डर का जो मामला है वो अमित शाह के हाथ में होता है। और आप देखेंगे कि अमित शाह दिल्ली में जिस तरह के हालात पैदा हुए थे, चाहे वो दिल्ली फिरका वाराना फसादात का मामला हो या फिर हालिया अरसे के दौरान जिस तरह बेचैनी फैली है, उसमें भी आप देखेंगे कि अमित शाह का किरदार बहुत ही मानदाना रहा है। वो बिल्कुल नाअहल साबित हुए हैं। और इस सिलसिले में हम आपको बताते हैं, दिल्ली इसलिए हम अमित शाह का बार बार जिक्र कर रहे हैं क्योंकि दिल्ली में इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट यानी ईडी ने, आपको बता दूं कि अंडरवर्ल्ड डॉन है एक, जिसका नाम आपको बता दें इंद्रजीत सिंह यादव है, उसके घर पर धावा किया और तकरीबन 48 करोड़ रुपए के यानी नकद रकम के बशमूल हीरे, जवाहरात और सोना बरामद किया। और आप अंदाजा कीजिए कि इस तरह अगर अंडरवर्ल्ड की इजाज़त दी जाएगी तो फिर क्या रह गया हिंदुस्तान में। और ख़ास तौर पर आप देखेंगे कि दारुल हुकूमत दिल्ली में इस तरह के वाक़यात हो रहे हैं और ये मनी लॉन्ड्रिंग का वाक़या बताया जा रहा है। नहीं वजह साहब, आपको बता दूं कि तकरीबन 5 करोड़ रुपए कैश की शक्ल में वहां पर बरामद हुए, नकद रकम की, और 8 करोड़ रुपए के जेवरात और हीरे जवाहरात बरामद हुए। और जो प्रॉपर्टी के दस्तावेजात वगैरह मिलाएं तो तकरीबन 48 करोड़ की प्रॉपर्टी के दस्तावेजात वहां पर बरामद हुए हैं। मगर देखिए, तशवीश की बात है, एक अंडरवर्ल्ड डन को किसकी सरपरस्ती हासिल है पता नहीं, जिस तरह के हरकतें कर रहा है। जी, और मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर हिंदुस्तान को माशी बहरान से बचाना चाहिए जी, तो सबसे पहले ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई करना चाहिए जी, जो पैसे को अपने पास छुपा के रखे हुए हैं, या फिर जो कर्ज बाकी है लाखों करोड़ रुपए का, उनसे दबाव डाल के कर्ज दोबारा वापस लेना चाहिए। वरना आज हम देख रहे हैं कि रुपये की कदर में बार बार कमी वाक़ई हो रही है। आपको सुन के ताजुब होगा, मुझे तो ताजुब हुआ कि अफगानिस्तान की करेंसी हिंदुस्तान की करेंसी से ज़्यादा। जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल ताकतवर है। इवन पाकिस्तान, हिंदुस्तान सब पीछे है अफगानिस्तान से। जी, जबकि अफगानिस्तान हमेशा एक तशद्दुद में रहा है, गड़बड़ ज़्यादा इलाका रहा, गड़बड़ ज़्यादा रहा है। वहाँ पर कोई तरक्की के मौके नहीं है। बावजूद इसके अगर वो छोटा सा मुल्क इतने सब बर्दाश्त करने के बावजूद, हमलों का सामना करने के बावजूद आज अपनी माशियत को मुस्तकम कर रहा है, तो हमें उससे सबक हासिल करने की ज़रूरत है। मैं ये नहीं करूँ कि उससे आप सबक हासिल करें, लेकिन कम से कम ये तो जायज़ा लें कि हम क्यों नाकाम हैं। जी जी, बिल्कुल आपने सही इसकी वजूहत क्या है, कैसा कंट्रोल किया जा सकता है, या रुपए की कदर को मजबूत बनाने, ताकतवर बनाने के लिए क्या इक़दाम करना चाहिए, उस पर गौर करना चाहिए। आपने देखा कि कुछ अर्से पहले भी ये कहा गया कि हमने मईशत में यानी दुनिया की जो माशी ताकतें हैं उनमें चौथा मुकाम हासिल कर लिया है और जापान को पीछे कर दिया है। अब अंदाज़ा कीजिए जापान की जो टेक्नोलॉजी है, जापान का जो वहाँ पर इन्वेंशंस होती हैं, ईजादात होती हैं, दरियाफ्तें होती हैं, और वहाँ पर जिस अंदाज में लोग पूरा मन ज़िंदगी गुजारते हैं, और यहाँ अगर देखेंगे तो उसका उल्टा नज़र आता है। देखिए, आदत शुमार को उलट पलट करके पेश करना, ये आप इलेक्शन में कर लीजिए, जी हाँ, लेकिन जब हकीकी ज़िंदगी में है ना, लोगों को हक़ायक़ से वाकिफ़ कराना मरकज़ी हुकूमतें, रियासती हुकूमतों की ज़िम्मेदारियाँ होती हैं। आवाम से खिलवाड़ मत करें आप। अपने सियासी फ़ायदे के लिए मज़हब का तो इस्तेमाल कर रहे हैं आप, कम से कम माशियत को बचाने के लिए ऐसे इक़दाम कीजिए कि जिससे लोग खुशहाल रहें। 15 लाख रुपए दें अब तक तो किसी के बैंक अकाउंट में नहीं आए। कम से कम जो माशियत का जो बुरा हाल है, बहरान है, उसको सुधारने की कोशिश कीजिए। जी जी,
ये बात भी आपने सही कही। बहरहाल नाज़रीन, हम चलते हैं सोने की तरफ, और आप याद रखिए जो सोया वो खोया, लेकिन वो सोना नहीं है जो हम बात कर रहे हैं, बल्कि हम गोल्ड की बात कर रहे हैं। नया साल आपने देखा कि गोल्ड की जो कीमत है, आपने देखा कि नया साल ख़त्म हो रहा था उस वक्त सोने की कीमत 1,41,000 तक पहुंच गई थी, और फिर आप देखेंगे कि आज नए साल का पहला दिन है और 1,35,060 अब सोने की कीमत है। 24 कैरेट कुछ कमी आ गई, कमी थोड़ा, जी जी, 1,35,060 जबकि अगर आप ये देखेंगे कि 22 कैरेट सोने की कीमत देखते हैं तो 1,23,800 बताया जाता है। लेकिन मैं समझता हूँ कि जो मेकिंग चार्जेस वगैरह जो होते हैं वो मिलाकर पूरा 1,41,000 ही होंगे। देखिए साहब, मैं चंद दिन पहले देखा था, हासस मार्केट के माहिरीन जो है जी जी, वो ये कर रहे थे कि 2026 में सोना 1.5 लाख रुपए तक चला जाए। बिल्कुल जा सकता है, बिल्कुल बिल्कुल, यानी शेयर मार्केट के बारे में अच्छी खबर बताई कि आप कमी वाकई हुई नहीं, लेकिन जो वो होता है मेकिंग चार्ज होता है वो तकरीबन 18% कहीं पर, 16% कहीं पर ऐसा होता है, तो हो सकता है वो बराबर हो जाएगा 1,41,000 के करीब। जी जी, लेकिन जो आपने जो शेयर मार्केट की बात की है, आपने देखा कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि हमारी हुकूमत मईशत को बहुत आगे ले जा रही है, और अब तो जापान, फिर ऐलान किया गया दोबारा कि जापान से हम आगे निकल गए हैं। मुझे तो नहीं लगता है कि जापान से आगे किस मामले में निकले हैं। देखिए, जापान एक तरक्की याफ्ता मुल्क है जी, हर मामले में। जिस तरह आपने टेक्नोलॉजी की बात की है, मुख्तलिफ शोबों में वो अच्छी तरक्की कर रहा है, वहाँ के लोग खुशहाल ज़िंदगी गुजार रहे हैं। जी जी, यहाँ पर हम देख रहे हैं हिंदुस्तान की पहले तो आबादी ज़्यादा है, फिर आबादी में भी चंद तबक़ात ऐसे हैं जो गुर्बत के मामले में सतह गुर्बत से नीचे से ज़िंदगी गुजार रहे हैं। जी जी, ऐसे लोगों को ऊपर लाने के लिए, या फिर जो लोग टैलेंटेड है उनके टैलेंट को उभारने के लिए जो इक़दाम करने चाहिए थे हुनर को उभारने के लिए, वो नहीं किए जा रहे हैं। जी जी, आपके पास वर्क फोर्स ज़्यादा है, जी जी, नौजवान नस्ल जो हिंदुस्तान में है 30 बिलो 30, वो शायद किसी और मुल्क में नहीं होंगे, लेकिन इसका सही इस्तेमाल करना हुकूमतों की जिम्मेदारी होती है। जी जी, ऐसे पॉलिसियाँ तैयार करना चाहिए, मंसूबे तैयार करना चाहिए कि ये लोग जैसे ही नौजवान तालीम मुकम्मिल करते हैं उन्हें रोज़गार के मौके फराहम किए जाने चाहिए। मार्केट के लिहाज से तालीमी निसाब को तब्दील कर देना चाहिए, लेकिन हम वही पुराने फुरसुदा रस्म रिवाज पर काम कर रहे हैं, जिसकी वजह से हमारे नौजवान हिंदुस्तान में तालीम आला रियायती तालीम हासिल करने के बावजूद, स्कॉलरशिप लेके हुए तालीम हासिल करने के बावजूद हिंदुस्तान में अपनी खिदमत अंजाम देने के बजाय बैरून मुमालिक में अपनी खिदमत को फ़रोख्त कर रहे हैं। जी हाँ, ये बहुत ख़तरनाक बात है, क्योंकि उनकी जो सलाहियतें हैं, उनका जो टैलेंट है वो हम हिंदुस्तान में इस्तेमाल कर सकते हैं। वैसे भी नाज़रीन, आपको बता दूं कि जहाँ तक हिंदुस्तानी तलबा की सलाहियतों का सवाल है, तो आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि किस तरह H-1B वीज़ा जो अमेरिका की जानिब से जो बड़ी बड़ी कंपनीज़ जो हैं, टेक कंपनीज़ हैं, वो हायर करने के लिए जारी करते हैं, उसमें सबसे ज़्यादा जो अक्सरियत है H-1B वीज़ा होल्डर्स की, वो हिंदुस्तानियों की है। आपको ये बता दें कि एक मरतबा बारक हुसैन ओबामा जो साबिक़ अमरीकी सदर हैं, उन्होंने वाज़ेह तौर पर कहा था कि आज अमरीकी बच्चों को, अमरीकी स्टूडेंट्स को अगर किसी से मुकाबिला दरपेश है तो वो हिंदुस्तानी बच्चे हैं और चीनी बच्चे हैं। तो हिंदुस्तान में इस तरह की सलाहियतें पाई जाती हैं बच्चों में कि गैर मामूली एक्स्ट्राऑर्डिनरी होते हैं बच्चे, तो ये हिंदुस्तान के लिए एक इनाम की बात है। बहरहाल नाज़रीन, हम गोल्ड की बात कर रहे थे तो हम आपके लिए चलते हैं मुंबई में। आपको बता दूं कि कस्टम अहदेदारों ने छत्रपति शिवाजी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर 2 ख़वातीन को जो अफ्रीकन कंट्री से आ रही थी, उनके कब्जे से तकरीबन 32.79 kg यानी 33 किलो सोना बरामद किया, और ओपन मार्केट में ओपन जो मार्केट है उसमें उसकी कीमत तकरीबन 19 करोड़ 15 लाख रुपए बताई जाती है। मैं समझता हूँ कि ऐसे वाक़यात बहुत पेश आ रहे हैं जी जी, में, और हैदराबाद के एयरपोर्ट पे भी ये इस तरह के वाक़यात। हिंदुस्तान में सोने की बहुत ज़्यादा मांग है। जी जी, हिंदुस्तान की ख़वातीन सोना पहनने को अपना कल्चर समझती हैं। जी जी, बिल्कुल। शादी और ब्याह में बड़े पैमाने पर सोना तोहफे में दिया जाता है। जी हाँ, तो इसकी वजह से मैं समझता हूँ जब भी कोई तकारीब होती हैं तो हमारी ख़वातीन जो होती हैं सोने को ज़्यादा अहमियत देती हैं। जी, तो हिंदुस्तान एक ऐसी मार्केट, सोने के लिए बहुत कीमती मार्केट बन गई है। जी जी, लिहाजा बड़े पैमाने पर सोने की स्मगलिंग हो रही है। आए दिन हम देखते हैं कि हिंदुस्तान के किसी न किसी एक एयरपोर्ट पर रोज़ाना कुछ ना कुछ सोना जब्त किया जाता है। जी बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा है। और वैसे भी हैदराबाद के राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे भी आप देखेंगे कि हर दिन सोना जब्त किया जाता है। लेकिन एक बात सुनिए कि आप अगर कस्टम की जो ड्यूटी होती है या टैक्स जो महासिल आयत किए जाते हैं वो कम कर देंगे तो स्मगलिंग की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। जी जी, रियाज साहब ये बताइए, जी इतने बड़े पैमाने पर सोना जो जब्त हो रहा है वो जा रहा कहाँ? जी जी, ये कस्टम डिपार्टमेंट के पास जाता है, वो लोग रखते हैं, तो आप अंदाज़ा कीजिए उसका फिर ऑक्शन भी होता है।
जी जी। तो उसकी जो आमदनी होती है वो कहाँ खर्च होती है? उसकी आमदनी पूरे इंतजामात पर खर्च होती है। और ख़ास तौर पर आप देखेंगे कि जो ईडी डिपार्टमेंट है या कस्टम डिपार्टमेंट है, उनकी तनख्वाहों का मामला होता है और उनके मराआत का मामला होता है और उनके इंसेंटिव्स जिसे कहा जाता है उसका मामला होता है। तो मैं समझता हूँ कि और दूसरे जो एडमिनिस्ट्रेटिव चीज़ें होती हैं, इंतज़ामी चीज़ें होती है, उस पर खर्च होता होगा। मैं तो ये चाहता हूँ कि हमारे जो तहकीकाती एजेंसियाँ हैं जी जी उन्हें मजबूत बना जाए, आज़ादाना रखा जाए और उनको उनके अख्तियारात में दखलअंदाजी नहीं किया जाए। जी। और उसके लिए ये इस्तेमाल हो रहा है तो ठीक है, लेकिन हम देख रहे हैं कि हमारे तहकीकाती जो एजेंसियाँ हैं उन पर बार बार सवाल उठ रहे हैं, इल्ज़ाम आयद हो रहे हैं कि वो अपोजिशन को दबाने के लिए उनकी खिदमत से इस्तेफादा किया जाए। जी 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 जी। बहरहाल नईम वजह साहब, जो पहली खबर हमारी थी वो ड्रंक ड्राइव के ताल्लुक से थी। तो कामारेड्डी से खबर आ रही है कि वहाँ पर एक शख्स पुलिस की तलाशी से बचने के लिए निकलने की कोशिश कर रहा था कि हादसे का शिकार हो गया, अपनी ज़िंदगी से महरूम हो गया। तो देखिए इस तरह के भी वाक़यात नहीं होने चाहिए। मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि पुलिस को अपनी जो जिम्मेदारी है जी वो बाखूबी निभाना चाहिए। जी जी। अब अगर आपकी इस तरह से तलाशी मुहिम में अगर किसी की जान चली जाती है तो मैं समझता हूँ कि वो पुलिस की लापरवाही का नतीजा है। और आप देखेंगे कि 30 साल का नौजवान है और वो पुलिस को देखकर स्पीड चलाता है, गाड़ी बहुत तेज़ रफ्तार चलाता है, फिर गिर पड़ता है और अपनी ज़िंदगी से महरूम हो जाता है। गोपू नरेश उसका नाम बताया गया है। जी। तो हमने पहले भी यही डिस्कस किया था कि आप आमदनी हासिल करने के लिए शराब पीने की इजाज़त दी जा रही है। जी जी। बड़े पैमाने पर दुकानें कायम की गई हैं जी। और उसमें मुख्तलिफ कीमतों में शराब फ़रोख्त की जा रही है। बिल्कुल। सिर्फ आमदनी के लिए गौर कर रही है हुकूमत, लोगों की जो सेहत मुतासिर हो रही है उसके बाद के जो असरात है उस पर गौर नहीं कर रही है। मैं ये चाहता हूँ कि हुकूमत आमदनी के साथ साथ लोगों की सेहत पर भी गौर करें। यहाँ से आप आमदनी कमा रहे हैं फिर लोगों की सेहत पर खर्च कर रहे हैं, ये ठीक नहीं है। जी जी, बिल्कुल आपने सही कहा है। वैसे भी नाज़रीन, अगर शराब पीते हैं तो ये बहुत ही ख़तरनाक बात है, क्योंकि शराब उम्मुल ख़बाइस है, तमाम बुराई की जड़ है। और ऐसे में आप देखेंगे कि शराब आपको तबाही व बर्बादी की तरफ ले जाती है। ना सिर्फ आपको बल्कि आपने देखा कि हिंदुस्तान में जितने जो घरेलू तशद्दुद हो रहे हैं, जो डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस हो रहे हैं, उसमें आप देखेंगे कोई बेटा अपने माँ बाप को कत्ल कर रहा है, कोई बीवी को कत्ल कर रहा है, शौहर। तो इसके बारे में जब रिसर्च की गई तो पता चला कि ये सब कुछ हालत नशा में हुआ है। बिल्कुल, देखिए जो चीज़ ख़राब है जी जी, जिससे नुकसानात हो रहे हैं। जी जी। मैं यही कह रहा हूँ बार बार कि सिर्फ आमदनी के खातिर लोगों को सेहत मुतासिर मत कीजिए और साथ ही ख़ानदानी झगड़े भी पैदा मत कीजिए। तो नईम वजह साहब, आप देखेंगे कि जहाँ तक नए साल का सवाल है, नया साल जब भी आता है लोग गैर मामूली अंदाज में उसका खैर मकदम भी करते हैं। लेकिन आपने देखा कि बाज़ मुकामात पर धमाकों के वाक़यात भी पेश आ जाते हैं। जिस तरह अभी अभी खबर आ रही है, स्विट्ज़रलैंड के एक बार में नए साल का जश्न मनाया जा रहा था कि वहाँ पर एक धमाका हुआ जिसके नतीजे में बेशुमार लोग अपनी ज़िंदगियों से महरूम हो गए और बहुत सारे ज़ख्मी हुए हैं। तो ये खबर अभी अभी आई है, तो आप अंदाज़ा कीजिए कि वहाँ क्या हाल होगा। और जी हाँ, न्यूजीलैंड में, और ये हुआ है नए साल की तकारीब के दौरान हुआ है और ये वाक़या जो है मोंटाना में हुआ है। जी जी। देखिए रियाज साहब, मैंने जब कल यानी 31 दिसंबर को 5 बजे टीवी पे देख रहा था कि वहाँ पर नया साल का जश्न सबसे पहले न्यूजीलैंड में शुरू हो गया। जी जी। तो मैं समझता हूँ वो वक्त के लिहाज से इस तरह के वाक़यात चलते रहते हैं। लेकिन अगर इस तरह के नए साल के दौरान भी हैदराबाद, तेलंगाना में और हिंदुस्तान में कुछ भी नहीं हुआ और क्या हम सोच रहे हैं, लेकिन न्यूजीलैंड में जो वाक़या पेश आया है वो काबिल मज़म्मत है। अब इस तरह के वाक़यात पेश आते हैं पूरी दुनिया में तो फिर नया साल का मौके पर बहुत ही यानी तल्ख़ तजुर्बा होता है लोगों का। और नाज़रीन, आपको बता दूं कि जो हादसा पेश आया उसमें जो मरे हैं उनकी तादाद के बारे में अभी तक तो नहीं बताया गया है, लेकिन कहा गया है कि काफ़ी लोग अपनी ज़िंदगियों से महरूम हो गए हैं या अन्य हलाक हो गए हैं। और इनका ताल्लुक़ मुक़ामी लोग नहीं थे, बल्कि आप देखेंगे कि दूसरे लोगों यानी मुल्कों से था और दूसरी वहाँ की जो रियासतें हैं जश्न मनाने के लिए एज ए सयाह जो थे, टूरिस्ट थे, वो पहुँचे थे। जी जी। मगर मैं समझता हूँ कि इस तरह के वाक़यात जो होते हैं वो तरक्की में बहुत बड़ी रुकावट बन जाती है। जी जी जी। और देखिए ये यादें जो हैं इंतहाई ख़तरनाक यादों में यानी तब्दील हो जाती हैं। लॉ एंड ऑर्डर का मसला बन जाता है। जी जी जी। एक धमाका हो रहा है, अब ये पता चलाना चाहिए कि धमाका किसने किया है, क्यों किया है, क्योंकि बाज़ जुनूनी होते हैं। नहीं वजह साहब देखें कि खुद वो मज़हब अभी तक कोई ऐलान नहीं हुआ।
जी जी, ऐलान तो अभी के नहीं हुआ है, कुछ तहकीकात के मुझे अफसोस हो नहीं है, नहीं हुआ है, क्योंकि जब भी कहीं धमाका होता है जहाँ उसे किसी ना किसी से जोड़ दिया जाता लेकिन है। आपने देखा ऑस्ट्रेलिया में जो धमाका हुआ है कि उसमें ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ने जिस अंदाज में उससे निपटा है, मैं समझता हूँ कि मोदी हुकूमत के लिए और दूसरे हुकूमतों के लिए जो सिर्फ मजहबी बुनियाद पर लोगों से इम्तियाजी सलूक करते हैं, उनके लिए एक सबक है। उन्होंने वहाँ पर आप देखिए ऑस्ट्रेलियाई वज़ीर आज़म जो थे ऑस्ट्रेलियन, उन्होंने अहमद अल अहमद हीरो करार देते हुए उनको कौमी एजाज़ देने का ऐलान किया है। यहाँ तक कि $20 लाख अहमद अल अहमद के लिए जमा हुए हैं। बहुत बड़ी बात है, मैं समझता हूँ उससे ज़्यादा हुए होंगे। जी हाँ, जी हाँ, बहुत पहले की तलाश जी हाँ, है। जी हाँ, जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। तो आप अंदाजा कीजिए। और अच्छा मार जिस अमेरिका के मेयर के बारे में नहीं बात। हाँ जी, ममदानी के बारे में बात करेंगे नाजरीन। जैसा कि नई वजाहत को मैंने पहली खबर यही बताया था कि एक नौजवान ने धूम मचाई है और नए साल के मौके पर कुरान मजीद पर हाथ रखते हुए उसने अपने ओहदे का हलफ लिया है। 34 साल उम्र है, नाम है ज़ोहरान ममदानी। और आपको ये बता दूं कि माँ का नाम है और बाप का नाम कुछ और है। और हम आपको बात में ये भी बताएंगे कि ये क्या नाम है और ये कैसे इनकी पैदाइश हुई है। इनकी पैदाइश हुई है युगांडा में। जी, युगांडा में पैदाइश हुई और इनके वालिद जो हैं एक माहिर तालीम है और गुजरात से ताल्लुक़ रखते हैं, जिनका नाम है महमूद ममदानी। और माँ जो है फिल्मसाज है, लेकिन मैं समझता हूँ कि जो गोदी मीडिया है या RSS है या विश्व हिंदू परिषद है या बजरंग दल है, वो भी इसे लव जिहाद का नाम देगी। लेकिन जो महमूद ममदानी की बीवी है या फिर आप ज़ोहरान ममदानी की माँ है मीरा नायर, वो इस तरह की चीज़ों को अहमियत नहीं देती, वो इंसानियत को अहमियत देती है। तो फिल वक्त वो आपको बता दो नई वजह साहब वो ब्राह्मण खानदान से ताल्लुक़ रखती हैं। मीरा नायर और महमूद ममदानी की बीवी हैं और दोनों में प्यार हुआ था। फिर प्यार के बाद आपने देखा कि नतीजा सामने है। 34 साला ज़ोहरान ममदानी न्यूयॉर्क का मेयर बन गया है और आप देखेंगे कि उन्होंने कुरान मजीद पर हाथ रखते हुए तो अपने ओहदे का हलफ लिया है। अब ये कहा जा रहा है कि उन्होंने न सिर्फ ट्रंप को शिकस्त दी है बल्कि एलोन मस्क को भी शिकस्त दी है। और एलोन मस्क के बारे में आपको बता दें कि फोर्ब्स की एक रिपोर्ट आई है जिसमें वाज़े तौर पर कहा गया है कि एलोन मस्क फिल वक्त सबसे ज़्यादा यानी मुतमव्वल यानी अमीर तरीन शख्स है और उनकी दौलत $700 बिलियन तक पहुंच गई है। देखिए, जहाँ पर इस्लाम से ज़्यादा नफरत की जा रही है जी, वही बाग में जी, एक फूल खिला इस्लाम का। जी जी, अमेरिका में मुसलमानों के खिलाफ जिस तरह से पूरी दुनिया में नफरत फैलाई जा रही थी, वो देख उसका नतीजा ये निकला कि अमेरिका के एक अहम शहर न्यूयॉर्क के शहर, जी हाँ, न्यूयॉर्क सिटी लार्जेस्ट सिटी, जी हाँ, न्यूयॉर्क सिटी का मेयर मुसलमान बना है। उसको हराने के लिए वो जो सदर है वो और एलन मस्क, जी हाँ, दोनों ने भी पूरी कोशिश की है। लेकिन वहाँ की जो आवाम है उन्हें सलूट करना चाहिए कि उन्होंने मुसलमान को एक मेयर के तौर पर कबूल कर लिया। बहुत बड़ी बात है। और मैं समझता हूँ और सबसे बड़ी बात ये है कि उन्होंने कुरान पर हलफ किया है। जी हाँ, जी हाँ, ये बता दिया है। और आप देखेंगे कि जहाँ पर भी इस्लाम के ख़िलाफ़ या मुसलमानों के ख़िलाफ़ बकवास की जाती है या उन्हें बदनाम करने की कोशिश की जाती है, 9/11 के बाद भी ऐसा ही किया गया था। लेकिन आप अंदाज़ा कीजिए कि कुरान के जो नुस्खे हैं इतने ज़्यादा लोगों ने हासिल किए, जिसकी तादाद के बारे में बताया नहीं जा सकता, लामहदूद लोगों ने किए हैं। और यकीन मानिए कि अगर कोई इंसान एक मरतबा कुरान पढ़ लेता है और तर्जुमे के साथ पढ़ता है तो फिर उसे उस पर हकीकत आश्कार हो जाती है। देखिए, मैं ये कहना चाहता हूँ कि जी जी, अमेरिका में जाके हिंदुस्तानी नज़ात जी जी, अगर मेयर बन सकता है तो सवाल ये पैदा होता है कि मुसलमानों को पहले हिंदुस्तान में जो यहाँ पैदा हुआ है उसके MLA MP या मिनिस्टर बनने में रुकावटें क्या पैदा हों? जी जी, ये बात भी है। और दूसरी बात देखिए, आप जैसे बीजेपी तो आपकी खुली दुश्मन है, लेकिन क्या कांग्रेस किसी ने कभी टिकट नहीं दिया बीजेपी? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। जो बीजेपी के मुस्लिम कायदीन थे उन्हें किनारा कर दिया गया है। जी जी जी, कई मरकजी वज़ीर भी रह चुके हैं, मुख्तार अब्बास नकवी हैं और शाहनवाज हुसैन है। जी जी जी, और उसके बाद तो कोई और नाम नजर ही नहीं आ रहा है। और वहाँ 50-50 का मामला है। जी 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 जी, तो कहने का मतलब है नाजरीन और कि यह सब आपको एक बताता हूँ, शायद नहीं बात करनी चाहिए अपने को क्योंकि खान की बात है। जी जी जी, अपने हिंदू मुस्लिम शादियों के बारे में। जी हाँ, जी हाँ, प्रियंका गांधी को पहचानते हैं आप? जी हाँ, जी बिल्कुल बिल्कुल, दुनिया पहचानती है प्रियंका गांधी को, कौन नहीं पहचानेगा। कौन है? जी जी, राजीव गांधी की बेटी है। जी हाँ, जी हाँ, और इस वक्त हिंदुस्तान की रुकने पार्लियामेंट है। अब इनको ट्रोलिंग बहुत किया जा रहा है। जी, और कांग्रेस की जनरल सेक्रेटरी भी है। जी हाँ, पता चला है कि उनके बेटे ने जी हाँ, एक मुस्लिम लड़के से इंगेजमेंट कर लिया। जी हाँ, जी हाँ।
अरे मेरे भाई, आपका दिल का मामला है, आपको पता है इसके बारे जी हाँ जी हाँ, दिल का मामला है। और मैं समझता हूँ कि अब इसको लव जहाद का नाम नहीं दिया दे दिया जाएगा, दे दिया जाएगा, और अब गालियाँ दी जाएंगी फला फला। और मैंने देखा है इंटरनेट पर कि बहुत ज़्यादा गालियाँ भी दी जा रही हैं। तो बहरहाल नाज़रीन, आपको बता दूं कि मामू से आगे निकल गए वो, ये सबसे बड़ी बात है। क्योंकि याद रखिए कि जो शादी होती है, प्यार मोहब्बत होता है, वो इंसानी ज़िंदगी के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर आप इस तरह से दूर भागते रहेंगे तो फिर मामू की जगह भांजे ले लेंगे। मामू को तो हैदराबादी लैंग्वेज में एक एमपी है जो हमारे मामू मामू क्या करता है। नहीं, वो मामू की बात नहीं कर रहा हूँ, राहुल गांधी की मैं बात कर रहा हूँ नाज़रीन। राहुल गांधी जो प्रियंका गांधी के भाई हैं, तो फिर प्रियंका गांधी के बेटे के तो मामू हुए। तो बहरहाल मामू जान तो खामोश है, लेकिन भांजे जान ने जो काम किया है, आप अंदाजा कीजिए कि वो गैर मामूली है। लेकिन अब जो फिरका परस्त दरिंदे हैं वो ट्रोलिंग कर रहे हैं और इंटरनेट पर ऐसे कमेंट्स पास किए जा रहे हैं। उनके ख़ानदान के बारे में कहा जा रहा है, उनके दादा के बारे में, उनके वालिद साहब के बारे में, उनकी माँ के बारे में, यानी नानी के बारे में भी अजीब व गरीब बातें की जा रही है। तो बहरहाल नाज़रीन, आपका ये अगर ये किसी का मामला है, प्यार मोहब्बत शादी, तो ये उसका अपना ज़ाती मामला होता है, किसी को मुदाखलत करने का हक नहीं है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि हमारे पास अगर हम कोई खाना खाते हैं तो आकर ये जो हिंदुत्व के जो लोग हैं या फिर हिंदुत्व का दावा करते हैं, सनातन धर्म का तहफ़्फ़ुज़ का दावा करते हैं, इन बेशर्मों को यह अंदाज़ा नहीं है कि 80% होने के बावजूद भी तुम में इतना डर क्यों है। आप हथियार फरोख्त करें, यानी हथियार फरोख्त नहीं बल्कि तकसीम किए जा रहे हैं हुकूमत की नज़रों के सामने, पुलिस की नज़रों के सामने, और वो भी उत्तर प्रदेश में ये हो रहा है। लेकिन वो उत्तर प्रदेश की हुकूमत उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं करती। और ये कहा जाता है 2 दिन पहले मैं जब बात गिरफ्तारी, जी हाँ, कहा कि हमने गिरफ्तार किया है कुछ लोगों को। अरे गिरफ्तार किया है तो उनको कैफरे किरदार तक पहुंचाओ, उनके घरों के ऊपर बुलडोजर चलाओ, तब जाकर तुम्हें पता चलेगा। अरे आप तो पाया, मैंने जब सवाल किया तो आपने ये कहा था यहाँ गिरफ्तार क्या है, लेकिन ये जाहिरी तौर पे करते हैं। बुलडोजर चलाया है उन्होंने, नहीं चलाया है। जबकि आपको बता दूं कि मध्य प्रदेश गिरफ्तारी की बात आई थी। नहीं, गिरफ्तारी नहीं, चलाना चाहिए ना। अगर कोई मुस्लिम गिरफ्तार होता तो क्या नहीं चलाते आप? चलाएगा, नहीं चलाया गया, बिल्कुल। और आपको मध्य प्रदेश में एक वाकया पेश आया नहीं मजा साहब, आप इबरत का मुकाम है, मैं बोल रहा हूं ना, ये कानून की धज्जियां उड़ाने का वाज़ेह मिसाल है। एक शख्स मुसलमान है, वहां पर कुछ मजहबी जुलूस जाता है, संगवारी के नाम पर मुस्लिम नौजवानों को गिरफ्तार किया जाता है, और जिनको गिरफ्तार किया जाता है उनके घरों पर बुलडोजर चला दिए जाते हैं। और एक नौजवान के घर पर बुलडोजर चला दिया जाता है और कहा जाता है कि इसने संगवारी की है। इन बेवकूफों को बाद में पता चलता है कि उस नौजवान के 2 हाथ है ही नहीं, तो क्या वो मुंह से संगवारी करेगा? बिल्कुल सच कहा आपने, ये वाकया आया था जी, मीडिया ने इसको रिपोर्ट नहीं किया। यही है ना, मीडिया ने इसको रिपोर्ट, बाद में उसे डराया गया, धमकाया गया, बोला कि अब तो आप केस वापस लो। अरे भाई, ये तासुब नहीं करना चाहिए, किसी से तासुब की जरूरत नहीं है। अगर आप मोहब्बत से बात करेंगे तो यकीन मानिए हिंदुस्तान तरक्की कर सकता है। नहीं मजा साहब, रियासत मैं आपको एक क्वेश्चन करूंगा। जी जी बताइए। नए साल के आपके मंसूबे क्या है? मैंने नए साल के मंसूबे सच्चाई, दयानतदारी, बेबाकी, ये मेरे मंसूबे हैं। क्योंकि हर इंसान में ये होना, और यकीन मानिए मजहब से इंसान को करीब होना चाहिए। अगर आप मजहब से करीब नहीं होंगे तो समझिए कि आप हर चीज़ से दूर हो जाएंगे। क्योंकि अपने रब के करीब हो जाइए तो यकीन मानिए कि रब आपके करीब होगा और दुनिया आपके करीब होगी। वरना ये इंसान जानवरों की तरह है, अगर आप इबादत नहीं कर रहा है, सच्चाई पर नहीं चल रहा है, लोगों की हक तलफी कर रहा है, या फिर किसी को पर जुल्म व जबर का बाजार गर्म किया हुआ है और किसी को यानी गुरूर और तकब्बुर में मुब्तला है, तो समझिए कि आप बहुत ही खतरनाक है। नहीं सब मैं ये कहना चाहता हूँ, जो साल गुजर गया जी जी, आप अमन का पैगाम दीजिए। जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल अमन का पैगाम देंगे, मोहब्बत का पैगाम देंगे, मुरव्वत का पैगाम देंगे। क्योंकि ये सरजमीन हैदराबाद जो है वो मोहब्बत की ज़मीन है, मुरव्वत की ज़मीन है। और यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ की फ़ज़ाओं में, यहाँ की हवाओं में अगर आप कोई चीज़ बहुत ज़्यादा इर्तियाज करती है या बहुत ज़्यादा उसकी मौतर होती है यहाँ का माहौल, तो वो है मोहब्बत है, मुरव्वत है और यहाँ की इंसानी हमदर्दी है। नहीं मज़ा साहब, आपको बताता हूँ कि हैदराबाद इस कदर प्यारी सरजमीन है कि यहाँ पर अगर कोई हिंदू ज़ख्मी हो जाता है किसी एक्सीडेंट में तो मुसलमान दौड़ कर उसे थाम लेता है और अस्पताल मुंतकिल करता है। और अगर कोई मुसलमान जख्मी होता है तो कोई भी, अगर हिंदू खातून भी होती है तो वो ले जाकर उसे एडमिट करती है हॉस्पिटल में। ये हैदराबाद है। बिल्कुल सही कहा आपने, जी ऐसा ही होना चाहिए। और ये नया साल जो शुरू हुआ है, जी जी, इस तरह के वाक़यात जब आते हैं आगे जी, तो हिंदू मुस्लिम में जो इत्तेहाद है वो मज़ीद मुस्तकम होगा। जी जी, इंसानियत का इत्तेहाद है, ये देखिए बहुत बड़ी बात है। शुमाल के बनिस्बत जुनूब में, जी जी, बिलखुसूस तेलंगाना में जी, लॉ एंड ऑर्डर फिर भी कंट्रोल में है। जी जी, यहाँ पर ऐसी कोई बदतमीजी नहीं होती और ना ही बर्दाश्त की जाती है। यहाँ की हुकूमत भी ठीक है, पुलिस भी ज़रूर एक्शन लेती है। बात जो मौके पर कोई कोताहियाँ हो जाती हैं या शायद किसी का दबाव होता है, वो अलग बात है। लेकिन आपको एक बात बता दूं कि ये नए साल में जी जी, तेलंगाना हुकूमत हीट स्पीच के खिलाफ एक असम्बली में कानून भी बना,
बहुत अच्छी बात, जैसे कर्नाटक में बनाया गया है, लेकिन गवर्नर ने उसे मंजूरी नहीं दी है। जी जी जी। अब इसी से आप क्यों नहीं, इसके अलावा भी आप नतीजे पे पहुंचते हैं? नहीं, इसी की जरा आपको बता रहा हूँ कि एक चेन्नई में भी एक, यानी मद्रास में भी एक बिल, यानी तमिलनाडु में एक बिल पास हुआ है, लेकिन वो बिल सदर जमहूरिया ने वापस कर दिया है। तो ऐसी चीज़ें होती हैं। तो मैं समझता हूँ कि देखिए, अगर माशरे में अच्छाई के लिए कोई बिल पास किया जाता है तो ये नहीं सोचना चाहिए कि ये बिल पास करने वाला बताइए आप, दो बच्चों से दो से ज्यादा बच्चे अगर नहीं पैदा करने का बिल मंजूर होता है तो उसको कहीं क्यों मंजूर दी जाती है? जी जी जी। देखिए, वजह ये है कि वहाँ पर ये कहा जाता है, क्योंकि सदर जमहूरिया जो होते हैं हुक्मरान जमात के मुकर्रर करदा होते हैं। यहाँ तक कि नायब सदर जमहूरिया जिनका आरएसएस से ताल्लुक़ है, आपने देखा कि गवर्नर महाराष्ट्र थे, फिर उन्हें लाकर जगदीप धनकर, इंतहाई जलील वखार करके जगदीप धनकर को निकाला गया, फिर उन्हें लाया गया क्योंकि कहा गया कि 16 साल की उम्र से आरएसएस के का लिए काम कर रहे हैं। तो बहरहाल नाज़रीन, इस तरह के जो वाक़यात होते हैं, मैं समझता हूँ कि पॉलिटिक्स में, हुकूमतों में अगर तासुब आ जाए, जानिबदारी आ जाए तो बहुत बुरा होता है। लेकिन हमें इस तरह की जो मनफी बातें हैं उससे दरगुजर करते हुए आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि नया साल आ चुका है और नए साल में हमें बिल्कुल फराख दिली के साथ लिबरल अंदाज में आगे बढ़ना होगा और मोहब्बत का पैगाम आम करना होगा, तभी कहीं जाकर हम कामयाब हो सकते हैं। लेकिन ख़ास तौर पर जो हमारे मुस्लिम बच्चे हैं या अक़लियत है, आप देखेंगे कि जिस अंदाज में वक्त ज़ाय करते हैं उस वक्त को ज़ाय करने से बचना चाहिए, क्योंकि दीन इस्लाम में 5 वक्त का जो नमाज का यानी तसव्वुर है वो सिर्फ़ और सिर्फ वक्त की कदर को ज़ाहिर करता है। आप देखिए, आपने देखिए, हम भी तो यही मैसेज देना चाहेंगे कि आज दुनिया तेज़ी से तरक्की कर जी जी, मसाबकत का दौर है। जी जी, हमें मसाबकत के दौर में शामिल होने पर ही कामयाबी हासिल होती है, नताइज हमारे हक़ में आते हैं। खाली शिकायतें करने से कुछ मिलने वाला नहीं है, और ना ही ये है ना सर, सबसे बड़ा इब्लीस ही है। जी जी जी, सबसे बड़ा इब्लीस ही है। यही वक्त ज़ाय कर रहा है। नौजवान जी जी, चाहे कोई भी मज़हब की हो, वो संभल जाए और मुस्तकबिल के चैलेंजेस का सामना करें और अपने आप को साबित करते हुए कामयाबी हासिल करें। बिल्कुल आपने सही कहा, और इसी सही बात के साथ हम अपना प्रोग्राम अख्ताम को पहुंचाते हैं। अपने मेज़बान मोहम्मद रियाज अहमद और मेरे साथी नईम आज़ाद को इजाज़त दीजिए। इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी, फिर बात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।